हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 और 8 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। यहाँ पर कल आपकी जो वीडियो क्लास थी वो स्वास्थ्य कारणों से आ नहीं पाई थी, जिस वजह से आज हम लोग 7 और 8 मार्च के महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ समाहित करेंगे और अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एआरआई के महत्वपूर्ण खबरों को सम्मिलित किया जाता है और ये न्यूज़पेपर का निचोड़ होता है। बेसिकली ये न्यूज़पेपर में रही महत्वपूर्ण खबरों का निचोड़ होता है, जिससे आपको प्रीलिम्स के फैक्ट भी मिल जाते हैं और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट डाटा जो हो सकता है वो भी यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक सूचना है कि जो फरवरी महीने का करंट अफेयर था वो कंप्लीट हो चुका है। फरवरी महीने की जो प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली कंपाइलेशन इंग्लिश फरवरी 2025, मासिक संकलन हिंदी 2025। इसको प्राप्त करने के लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ऐप पर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। ऐप पर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। ई बुक के माध्यम से आप ऐप पर भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप इसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी होगी। और कम्युनिटी ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूं कि आप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप या तो आप हमारे ऐप पर जाइएगा या आप गूगल पर जाइएगा और सर्च करिएगा समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन, यानी कि SSGCP आप सर्च करेंगे, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन का होम पेज खुल जाएगा। ठीक है, होम पेज में आप जाइएगा और यहाँ वीडियो लेक्चर का एक स्लॉट दे रखा होगा। वीडियो लेक्चर के स्लॉट पर आप क्लिक करिएगा और वीडियो लेक्चर के स्लॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं फरवरी 2025, मार्च 2025। आप फरवरी 2025 में एनरोल हो जाइएगा। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा वीडियो क्लासेस, फिर पीडीएफ, और जस्ट उसके बाद यहाँ से देखिए 14 तारीख से लोगों ने टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दिया था। पूरा टेस्ट दिया, मंथली पूरा एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, करंट क्विज फरवरी कंबाइंड टेस्ट भी दे रखा है, पूरा जो महीने का कंबाइंड टेस्ट था वो भी दे रखा था। और ये सब कुछ आप बाई कर सकते थे कितने में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप बाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखेगा 25 रुपए, लेकिन ये 25 रुपए आपको पे नहीं करना है। यहाँ पर 18.75 रुपए ही लिए जाएंगे। कैसे? जैसे ही आप बाई नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स बन के आएगा कॉइन का, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कॉइन पर क्लिक करेंगे तो 18.75 रुपए में आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और जैसे ही आप इस बैच में एनरोल होइए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करिए और अपना इनवॉइस भेज दीजिए। उसके बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भेज दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में जो ऐड कर दिया जाएगा। आपको फिर सारी प्रतिदिन की जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो भी मिलती रहेगी और पूरे महीने की कंप्लीट पीडीएफ है वो भी आपको उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाता रहेगा। ठीक है, तो ये थी ज्वाइन करने का प्रोसेस। मैंने ज्वाइन करने का प्रोसेस आपको बता दिया, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं मासिक पत्रिका, जो मासिक संकलन है हमारा करंट अफेयर का, उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये डेली करंट अफेयर के जो वीडियो लेक्चर आए हैं उन सब के सारे पॉइंट इसमें समाहित किए गए हैं। और ये इसकी अगर जब मैं टोटल लेंथ की बात कर लूं, कितना इसके कितने पेजेस है इसमें, तो इसमें है हिंदी वाले में है 50 पेज और इंग्लिश वाले में है 51 पेज। यानी कि पन्ने में अगर हम बात कर ले, आगे पीछे दोनों की बात कर ले, तो लगभग 25 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाता है। 25 पेज में आपके पूरा महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको एक सूचना और दे दूं, आरओ यारो नवधारा बैच हमारी लगातार चल रही है और ये नवधारा बैच जो है इसकी सारी डिटेल ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी हुई है। और इसके बारे में अन्य चीजें आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आरओ यारो नवधारा बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी है। एक वीडियो वहां पर डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप उसको जाके क्लिक करके देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां पर प्रदान कर दी जाएगी आरओ यारो नवधारा बैच के बारे में। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर या कम्युनिटी पर जा सकते हैं, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले देखें 16वां जंबो मजूमदार इंटरनेशनल सेमिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, कहां आयोजन किया गया था, इन सारी चीजों को जान लेते हैं। कुछ रिमेनिंग करंट अफेयर है, मतलब पिछले दिनों के कुछ करंट अफेयर है जो छूटे हुए थे, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, सबको यहां पर समाहित कर लिया गया एक साथ। ठीक है, आयोजन की बात कर ले, जो 16वां जंबो मजूमदार इंटरनेशनल सेमिनार का उद्घाटन किया गया था, कहां पर किया गया था, इसका आयोजन कब हुआ था, तो ये 4 मार्च 2025 को, कब, मार्च 4, 2025 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल की बात कर ले, कहां पर इसका आयोजन किया गया था, तो एयरफोर्स एडिटोरियम नई दिल्ली में। कहां पर? एयरफोर्स एडिटोरियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इसका विषय क्या था, थीम क्या था, किस सब्जेक्ट पर इसका आयोजन किया गया था, इवॉल्विंग डायनेमिक ऑफ एरोस्पेस पावर, इसी विषय पर इसका आयोजन किया गया था। जो 16वां जंबो मजूमदार इंटरनेशनल सेमिनार का उद्घाटन किया गया था वो किस विषय पर आधारित था, इवॉल्विंग डायनेमिक्स ऑफ एरोस्पेस पावर पर आधारित था। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब किया गया था, 4 मार्च 2025 को। कहां पर किया गया था, एयरफोर्स एडिटोरियम नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो यह भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं यह है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। परीक्षा वहां से पूछ ले कि 16वें जंबो मजूमदार इंटरनेशनल सेमिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, अमरप्रीत सिंह के द्वारा किया गया था। और ये
भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल है। आगे हम बात कर रहे हैं आयोजनकर्ता, जो ये 16वां जम्बो मजूमदार कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल सेमिनार, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो आयोजनकर्ता कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन है? यहां पर देखें तो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, और ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर ले साहित्योत्सव 2025। अब साहित्योत्सव 2025 यानी कि लिटरेचर फेस्टिवल 2025 के बारे में जान लेते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 7 से 12 मार्च 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है, और एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है ये, ठीक है। साहित्योत्सव 2025 जो है ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव है, और साहित्य अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यहां पर बात करें पॉइंट्स की, तो इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के अधीन साहित्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है। किसके अधीन? संस्कृति मंत्रालय के अधीन साहित्य अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि साहित्योत्सव 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? साहित्य अकादमी के द्वारा किया गया है, और साहित्य अकादमी किसके अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। आगे हम बात करें, यह 7 से 12 मार्च 2025 को रविंद्र भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। जो 7 से 12 मार्च के बीच में कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? नई दिल्ली के रविंद्र भवन में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। रविंद्र भवन, एट रविंद्र भवन इन न्यू दिल्ली। कब से कब तक? 7 to 12 मार्च। आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, इसे एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव माना जाता है। जो ये साहित्योत्सव 2025 है, इसको एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव माना जाता है, ठीक है। आगे बात करें, यह महोत्सव 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और विचारों को आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। जो ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ये 24 भारतीय भाषाएं जो है उनमें देखा जाए तो साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है, और कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? रविंद्र भवन नई दिल्ली में किया जा रहा है। 7 तारीख से लेकर 12 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर देखें। इयाल जमीर ने आईडीएफ के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। अब इयाल जमीर जो है ये इजरायली डिफेंस फोर्स, आईडीएफ का मतलब होता है इजरायली डिफेंस फोर्स। अब इजरायली डिफेंस फोर्स के देखा जाए तो 24वें प्रमुख बने हैं, ठीक है। ये है इयाल जमीर। इयाल जमीर जो है ये इजरायली डिफेंस फोर्स के 24वें प्रमुख बन गए हैं। इनके बारे में जान लेते हैं, जो पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। इयाल जमीर ने इजराइल रक्षा बलों के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। 59 वर्षीय जमीर को इस पद पर 16 फरवरी को नियुक्त किया गया था। जो ये पद है, इस पर इनकी नियुक्ति जो की गई थी वो 16 फरवरी को की गई थी, और इन्होंने अब अपना पदभार संभाल लिया है। इनका नाम क्या है? इयाल जमीर इनका नाम है। आगे बात करें, उन्होंने हर्जी हवेली का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? हर्जी हवेली जो थे ये आईडीएफ के 23वें प्रमुख थे, ठीक है। आईडीएफ के 23वें प्रमुख थे और इन्हीं का स्थान लिया है, ठीक है। आगे हम बात करें, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमले के दौरान नागरिकों की रक्षा करने में अपनी विफलता को स्वीकार करने के बाद जनवरी में इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और इन्हीं का स्थान किसने ले लिया है? इन्हीं का स्थान लिया इयाल जमीर ने। चलिए आगे बात करें, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। अब ये मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है ये उत्तराखंड की योजना है। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा एक योजना संचालित की जाएगी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, और ये यूकेपीसीएस 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, प्री में भी और मेंस के लिए भी। मेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? मेंस के लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब जैसे यूपी में है पेपर 5 और 6 जुड़ गया है, ठीक है। पेपर 5 और 6, पेपर 5 एंड 6, ठीक है। पेपर 5 एंड 6 जुड़ गया है, तो उसी तरीके से उत्तराखंड में भी पेपर 5 और 6 जुड़ा हुआ है। अब वहां पर देखा जाए तो जैसे सेम यूपी का पैटर्न है वैसे ही उत्तराखंड का पैटर्न है, और वहां पर योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार पूछे गए हैं। चाहे 21 का पेपर आप उठाकर देख लीजिए, मेंस एग्जाम जो हुआ था 21 का एग्जाम 2023 में हुआ था, उसमें भी हुआ था, और अभी जो
यूकेपीएससी का मेंस हुआ 2024 वाला, उसमें भी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो इस वजह से जो योजनाएं होती है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है और मेंस एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है। और वहां का जो क्वेश्चन आंसर पूछने का फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग है, वहां पर 50 शब्दों में, 100 शब्दों में और 200 शब्दों में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं इसको, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। चलिए बात करें यहाँ पर इस योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाएं जो होती है उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार की योजना? परीक्षा में से डायरेक्टली पूछ ले तो उत्तराखंड राज्य सरकार की योजना। कहां की? उत्तराखंड राज्य सरकार की योजना है। और यहां पर देखा जाए तो निराश्रित महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। आगे बात कर ले, इस योजना के तहत स्वरोजगार हेतु अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार क्या करेगी? अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान देगी, जिसमें जो 75% राशि है वो 75% राशि उत्तराखंड सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जबकि जो 25% राशि है वो 25% राशि किसके द्वारा वहन की जाएगी? जो लाभार्थी हैं उस लाभार्थी के द्वारा वहन किया जाएगा। और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही इस योजना को लॉन्च किया गया। यहां पर बात करें तो प्रथम चरण में 2000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, जब ये योजना प्रारंभ होगी तो उसका पहला चरण जो होगा तो पहले चरण में 2000 महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। जो निराश्रित, एकल तथा तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको इस पे देखा जाए बेसिकली उनको इस पे फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए अगली खबर पे बात करें तो लकड़ी के खिलौनों को पहचान दिलाने वाले गोदावरी सिंह का निधन हो गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो लकड़ी के खिलौने होते हैं उनको पहचान दिलाने वाले जो गोदावरी सिंह थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत देखा जाए तो लकड़ी के खिलौने इंपॉर्टेंट है बनारस के। और ये जो गोदावरी सिंह थे इनका संबंध कहां से था? इनका संबंध वाराणसी से ही था। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप पीएम मोदी के साथ में गोदावरी सिंह है और इनका संबंध कहां से था? वाराणसी से था। इनका निधन हो गया है, देहांत हो गया है। बात करें यहां पर लकड़ी के खिलौनों समेत कास्ट सेल्फ में पहचान दिलाने वाले 85 वर्षीय गोदावरी सिंह का निधन हो गया है। गोदावरी सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से था। कहां से इनका संबंध था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। और पद्मश्री से सम्मानित अगर देखा जाए भारत के सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान होते हैं उसमें देखा जाए भारत का चौथा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे उच्च सम्मान है पद्मश्री। और पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इस दृष्टिकोण से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए। और गोदावरी सिंह का संबंध कहां से था ये पूछ सकता है। गोदावरी सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और किस कला से इनका संबंध है? तो जो काष्ठ कला होती है, काष्ठ कला से संबंधित है गोदावरी सिंह। ठीक है, काष्ठ कला से संबंधित है गोदावरी सिंह। चलिए आगे बात करें, अयोध्या यात्रा ऐप। अयोध्या यात्रा ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है। अयोध्या यात्रा ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया? इन पॉइंट्स पर चर्चा करें तो अयोध्या विकास प्राधिकरण और वन प्ले ग्रुप के द्वारा अयोध्या ऐप को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? अयोध्या विकास प्राधिकरण, ठीक है, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड वन प्ले ग्रुप के द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है। ठीक है, अब ये इस ऐप का कार्य क्या है? बेसिकली जो ये ऐप है इस ऐप का कार्य क्या है? तो इस ऐप के माध्यम से अयोध्या के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों का लाइव दर्शन और 360 डिग्री वर्चुअल टूर की सुविधा उपलब्ध होगी। यहां पर देखा जाए तो 360 डिग्री वर्चुअल टूर आप कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। जो विभिन्न धार्मिक स्थल और विभिन्न मंदिर हैं अयोध्या के, चाहे वो कनक भवन हो, हनुमानगढ़ी हो, रामलला विराजमान के दर्शन हो, ये सारे जगहों का आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं, 360 डिग्री वर्चुअल टूर कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। आगे हम बात करें, इस ऐप के माध्यम से मेटावर्स तकनीकी के जरिए अयोध्या के दीपोत्सव और अन्य धार्मिक आयोजनों का डिजिटल अनुभव भी किया जा सकता है। जो ये ऐप है इस ऐप के माध्यम से आप मेटावर्स के जरिए देखा जाए जो देव दिवाली होती है, मतलब दीपक जलाए जाते हैं, साथ ही साथ में जो वहां के अन्य धार्मिक आयोजन है उन अनुष्ठानों का अनुभव आप स्वयं से घर बैठे कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से, मेटावर्स के जरिए। जैसे वो आप देखते होंगे वीआर टेक्नोलॉजी ऐसे होती है, आंखों के सामने लगाई जाती है। ठीक है, उसको आप पहन के, मेटावर्स टेक्नोलॉजी वैसे ही होती है, उसको आप वहां पर फील कर सकते हैं सारी चीजों को कि हाँ ये दीपोत्सव ऐसे मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें अगले चरण में क्या होगा। अभी तो पहले चरण में यही हुआ है कि अयोध्या के जितने धार्मिक स्थल है, अनुष्ठान है, उन सबको जोड़ा गया है। अगले चरण में क्या होगा, इस ऐप के माध्यम से देखा जाए तो अगले चरण में काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि और महाकालेश्वर, उज्जैन जैसे तीर्थ स्थलों को इस ऐप के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही इन धार्मिक स्थलों पर जो आयोजन हो रहा है उस आयोजन का घर बैठे आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया याद रखिएगा, नाम आपसे परीक्षा पूछा जा सकता है। तो ये वन प्ले ग्रुप है एक, ठीक है, वन प्ले ग्रुप, ये वन प्ले ग्रुप और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, अयोध्या
विकास प्राधिकरण। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था फैजाबाद विकास प्राधिकरण। फैजाबाद विकास प्राधिकरण इसका नाम था, लेकिन फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया गया है, तो इस वजह से अब ये फैजाबाद विकास प्राधिकरण भी अयोध्या विकास प्राधिकरण हो गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो वाराणसी और आगरा में बनेगी साइंस सिटी। ठीक है, साइंस सिटी बनाई जाएगी वाराणसी और आगरा में। साइंस सिटी विल बी बिल्ड इन वाराणसी एंड आगरा। ठीक है, इससे संबंधित पॉइंट्स पर चर्चा करें तो युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला स्थापित की जाएंगी। ठीक है, यहां पर देखा जाए दो शहर है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है निम्नलिखित में से किन दो शहरों में साइंस सिटी स्थापित की जाएगी। ठीक है, वाराणसी और आगरा, नाम याद रखना, वाराणसी और आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है, बजट में घोषणा की गई है कि वाराणसी और आगरा जो है यहां पर साइंस सिटी और नक्षत्रशाला स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलो आगे बात करें। साइंस सिटी और नक्षत्रशाला हेतु 50 करोड़ रुपए की योजना की वित्तीय प्रावधान है। जो बजट है उसमें देखा जाए तो 50 करोड़ रुपए की योजना का वित्तीय प्रावधान किया गया है साइंस सिटी की स्थापना के लिए। और साइंस सिटी किन दो शहरों में, वाराणसी और आगरा में स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक शहर को 25-25 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, और ये बजटीय प्रावधान है, इस वजह से आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजटीय प्रावधान आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बात करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 251 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने, प्रयोगशालाओं के नवीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बजट में वर्णन किया गया इस चीज का कि 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, 251 स्मार्ट क्लासरूम उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे तथा स्मार्ट प्रयोगशालाओं का नवीकरण किया जाएगा। ठीक है, और ये बजटीय प्रावधान है, इस वजह से आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेंस जीएस पेपर 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट जो यहाँ पर मैंने साइंस सिटी से संबंधित पॉइंट्स बताए ना, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा यूपी पीसीएस मेंस पेपर 6। ठीक है, जो लोग 2024 का मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप सारी चीजों को ऐसे ही रिकॉल करते चलिए, और जो 2025 में देंगे या 2026 में देंगे उनके लिए भी ये बेसिक जो जानकारी होती है, कैसे आप क्वेश्चन को डेली करंट अफेयर से उठा के यूज कर सकते हैं, उन सब के दृष्टिकोण से भी ये क्लास महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे डायरेक्टली देखिए यूपी पीसीएस बहुत डायनेमिक जाके भी क्वेश्चन वैसा नहीं पूछ रहा है। पेपर 5 और 6 में नया पेपर ऐड हुआ है, पिछली बार ऐड हुआ था, तो जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को उसने उठाया और बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से पूछ लिया। ठीक है, अब उस दृष्टिकोण से देखा जाए एक सेक्शन दे रखा है जीएस पेपर 6 में, जीएस पेपर 6 जो यूपी स्पेशल का है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक टॉपिक दे रखा है, और उस टॉपिक के अंतर्गत देखा जाए तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका एक सीधे सीधे सब टॉपिक मेंशन कर रखा है। और जैसे ही वो सब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसी टॉपिक से आपको इस पॉइंट को रिलेट करना होगा कि वाराणसी और आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साइंस सिटी बनाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत देखा जाए तो वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी बनाई जाएगी, साथ ही साथ नक्षत्रशाला स्थापित की जाएगी, और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है, जिसमें 25-25 करोड़ रुपए दोनों स्थलों को समान रूप से बांटा जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं वहां पर 250 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की योजना रखी गई है, बजटीय प्रावधान है, और जिसके तहत देखा जाए जो पुरानी प्रयोगशालाएं हैं उनके नवीकरण का भी प्रावधान किया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको अपने आंसर में मेंशन करना होगा। आप चाहे तो एज इट इज मेंशन कर सकते हैं या फिर अपने तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आप मेंशन कब कर पाएंगे, जब आप खबरों से अपडेट होंगे। ठीक है, चलो आगे देखें। साथ ही 100 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी 100 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, और ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए भी। चलिए आगे हम बात करें। कैबिनेट द्वारा पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, कैबिनेट के द्वारा पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट टू द एनिमल हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम बाय कैबिनेट। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट्स पर चर्चा कर ले तो 5 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम को संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई है। कब की गई है मंजूरी ये प्रदान? 5 मार्च 2025 को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, और यहां पर देखा जो कैबिनेट की बैठक हुई, इस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पीएम मोदी स्वयं कर रहे थे। यहां पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी जी। चलिए आगे बात करें। वर्ष 2024-25 और 2025-26 2024-25 और 2025-26 के लिए, ठीक है, कुल 3,800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। यहां पर देखा जाए
तो कुल 3,800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और ये जो बजट आवंटन किया गया है ये कैबिनेट की बैठक में जो घोषणा हुई, संशोधन हुआ, उसी संशोधन के बाद ये बजट आवंटित किया गया। आगे हम बात कर ले, संशोधन के उपरांत पशु औषधि नाम की एक नई योजना जोड़ी गई है। ठीक है, यहां पर जो पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम था, इस पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ही एक नई योजना को भी समाहित कर लिया गया है। उसका नाम है पशु औषधि। पशु औषधि नाम से एक नई योजना को समाहित किया गया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे हम यहां पर कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि वर्तमान में पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। अब यहां पर देखा जाए तो 3 घटक हो गए, पहले 2 ही घटक थे। कौन कौन से थे? एक था राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये पहला घटक था। ठीक है, ये पहला घटक था। दूसरा घटक क्या था? पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण, ये दूसरा घटक था। अब तीसरा घटक यानी कि तीसरी योजना के तौर पर कार्यक्रम में किसको शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है पशु औषधि को। ठीक है, अब पशु औषधि को शामिल किया गया है, तो अब टोटल कितने घटक हो गए हैं? अब हो गए हैं घटक 3। और ये तीनों घटक आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। जो पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा? डायरेक्टली पूछेगा कि मार्च 2025, ठीक है, मार्च 2025 कैबिनेट के संशोधन के उपरांत पशु स्वास्थ्य केंद्र नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है? 3 घटक याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम समाहित है, पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण समाहित है, पशु औषधि समाहित है। ठीक है, ये 3 समाहित है, चौथा जो लिखा होगा वो समाहित नहीं है। और डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां पर एक प्रावधान और भी किया गया है, जो पशु औषधि है, इसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने का? 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है पशु औषधि के लिए। ठीक है, तो यहां पर उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। मैंने आपको जो बताया कौन कौन सी जो कार्यक्रम है, नियंत्रण कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम, उसके तहत क्या क्या चीजें समाहित है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना को मंजूरी। अब यहां जो सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक की रोपवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यहां पर जैसे आप देखते होंगे रील्स वगैरह में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत से रील्स आप केदारनाथ के देखते होंगे। लोगों को देखते हैं कि लोग खच्चर से जा रहे हैं, फिर उसके बाद में बहुत लंबा सफर तय कर रहे हैं, करीब 30-35 किलोमीटर तक का सफर तय कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत लंबा सफर भी होता है और पहाड़ी सफर भी होता है। बहुत से अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से रील ऐसे होते हैं जिनमें जानवरों को हताहत होने की भी बातें बताई जाती हैं। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो सोनप्रयाग और केदारनाथ रोपवे परियोजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये यूके पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूके पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अवसंरचना विकास से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे जीएस पेपर 3 में पूछा जाएगा, वहां पर ये चीज आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, किसके तहत आता है ये अवसंरचना विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अवसंरचना विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। 5 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर, ठीक है, सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। डायरेक्टली आपसे परीक्षा में ये किलोमीटर पूछ लेगा कि ये जो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की रोपवे परियोजना है, इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई जरूर याद रखिएगा और यही आपके परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, यही आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो 4081.28 करोड़ रुपए इस परियोजना की कुल लागत है। और इस रोपवे का निर्माण जो है वो ट्राई केबल डिचेबल गोंडाला तकनीकी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडाला तकनीकी के द्वारा इसका प्रयोग, जो निर्माण किया जाएगा इस रोपवे का। अब यह परियोजना डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन और हस्तांतरण निर्माण मॉडल पर आधारित है। मतलब जो कंपनी इसको बनाएगी वो कंपनी क्या करेगी? पहले उसका डिजाइन तैयार करेगी, फिर उसका निर्माण करेगी, वित्त पोषण करेगी, संचालन करेगी, और जब उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट निकल आएगा तो वो हस्तांतरित कर देगी सरकार को। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो पीपीपी मॉडल पर इसका निर्माण किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसका निर्माण किया जाएगा। और जो ये मॉडल है, इस मॉडल में क्या किया जाएगा? बेसिकली कंपनी जो है वो डिजाइन तैयार करेगी, फिर उसके बाद इसका निर्माण करेगी, निर्माण करने के लिए उसको वित्त पोषण चाहिए, वित्त पोषित करेगी, उसका संचालन करेगी, और जब उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो निकल आएगा तो प्रोजेक्ट कॉस्ट निकलने के बाद वो उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर देगी कि लीजिए अब इसको आप चलाइए। ठीक है, तो यही है
निर्माण मॉडल। आगे बात करें, निर्माण के उपरांत इस रोपवे की क्षमता कितनी होगी, तो इस रोपवे की क्षमता होगी 1800 यात्री प्रति घंटे प्रति दिशा। मतलब एक दिशा से अगर आप सोनप्रयाग से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो 1 घंटे में 1800 यात्री सोनप्रयाग से केदारनाथ जा सकते हैं, और केदारनाथ से सोनप्रयाग भी 1800 यात्री आ सकते हैं 1 घंटे के अंदर। वही लिखा है कि जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 1800 यात्री प्रति घंटे प्रति दिशा, जबकि दैनिक कितनी हो जाएगी, तो एक दिन में लगभग 18,000 यात्री इससे सफर कर सकेंगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। यहीं पर देखा जाए दूसरी रोपवे परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना। अब हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना जो है ये भी उत्तराखंड से ही संबंधित है। यहां पर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मामलों की जो समिति है, आर्थिक समिति, उसने 5 मार्च 2025 को गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर, देखिए इसके पूर्व जो था, जो सोनमर्ग से केदारनाथ तक है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और लंबाई ही पूछेगा आपसे, लंबाई और टोटल कास्ट। यहां पर देखा जाए लंबाई कितनी 12.9 किलोमीटर है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक, और उसके बाद गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब कितनी है 12.4 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां तक देखा जाए तो 0.4, ठीक है 0.4 और वहां पर 0.9 लिखा हुआ है, इतना ही अंतर है। आगे हम बात करें, इस रोपवे की कुल लागत कितनी होगी, जहां उसकी लागत 4000 समथिंग थी, वहीं इसकी लागत 2730 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 2730.13 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। इस रोपवे की क्षमता कितनी होगी, इस रोपवे की क्षमता होगी 1100 यात्री प्रति घंटे प्रति दिशा। मतलब हेमकुंड साहिब से गोविंद घाट 1100 यात्री 1 घंटे के अंदर जा सकते हैं, और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 1100 यात्री प्रति घंटे आ सकते हैं। दैनिक रूप से देखा जाए तो लगभग 11,000 यात्री एक दिन में यात्रा करेंगे इससे। ठीक है, आगे हम बात करें, यह परियोजना भी डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल पर ही आधारित होगी। जो निर्माण मॉडल है उसका कैसा होगा, वही डिजाइन तैयार करिए, निर्माण करिए, वित्त पोषण करिए, संचालन करिए, और जब प्रोजेक्ट कास्ट निकला है तो हस्तांतरित कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बात करें, सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार। अब सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव, किसको, जो गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर भरत जगदेव, इनको, और साथ ही साथ जो ब्राजील के पर्यावरण मंत्री, इनका नाम क्या है, मरीना सिल्वा, ब्राजील के पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा को सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे, सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहां पर जान लेते हैं, ज्ञातव्य है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर किया गया था, 5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का। ठीक है, आगे बात करें, इसका आयोजन, जो ये विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 था, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आयोजन ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में आप इसको टेरी भी बोलते हैं, TERI, टेरी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलो आगे देखें, यह सम्मेलन सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी विषय पर आधारित था, यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन पर आधारित था, इसी विषय पर केंद्रित था, और इसी केंद्र बिंदु पर इसका आयोजन किया गया था। किसका, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का। कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में। कब किया गया था, 5 मार्च 2025 को किया गया था। और किसको किसको सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं भारत जगदेव, और साथ ही साथ मरीना सिल्वा है, इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर पे बात करें, अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ नियुक्त किए गए। अजय भादु जो है, इनको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो होता है उसका सीईओ नियुक्त किया गया है। यहां पर बात कर ले तो 3 मार्च 2025 को अजय भादु को जेम का सीईओ नियुक्त किया गया। जेम का फुल फॉर्म क्या होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, और यह है अजय भादु। ठीक है, आगे बात कर ले, वाणिज्य मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। जो वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव होते हैं ना, इन्हीं अतिरिक्त सचिव को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नामित किया जाता है, सीईओ नामित कर दिया जाता है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस प्रकार अजय भादु वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव होने के अलावा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के
सीईओ भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो वाणिज्य विभाग था, वाणिज्य विभाग में जो अजय भादु है ये अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है, और अतिरिक्त सचिव होने के कारण ही इनको जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इसका सीईओ नामित किया गया है। ठीक है, चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जो इसका सीईओ होगा ना, वो वाणिज्य विभाग का अतिरिक्त सचिव ही होगा। ठीक है, जैसे उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उपराष्ट्रपति ही होगा। परीक्षा में आपसे पूछे कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, आपको उपराष्ट्रपति का नाम पता है लेकिन अध्यक्ष का नाम नहीं पता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, जो उपराष्ट्रपति होगा वही यहां राज्यसभा का अध्यक्ष भी होगा। उसी प्रकार से ये भी है, जो अतिरिक्त सचिव होगा वाणिज्य विभाग में वही व्यक्ति क्या होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ भी होगा। ठीक है, चलो आगे बात करें। फीफा विश्व कप का 2026 में 3 देशों पर प्रतिबंध। अब यहां पर देखा जाए फीफा ने 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2026 में जो विश्व कप आयोजित होने वाला है उससे संबंधित पॉइंट पर चर्चा करें तो फीफा द्वारा 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप में पाकिस्तान, रूस और कांगो पर, वो 3 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, रूस और कांगो। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि हाल ही में फीफा के द्वारा आयोजित होने वाले फीफा 2026 के लिए किन 3 देशों पर प्रतिबंध लगाया गया, या देशों का नाम दे देकर निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो वहां पर देखा जाए 3 आपको याद रखना होगा, पाकिस्तान यहां पर शामिल किया गया है, रूस को शामिल किया गया है और कांगो को शामिल किया गया। अब क्यों इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये आपको परीक्षा के जानने इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखें तो पाकिस्तान पर यह प्रतिबंध फुटबॉल नियमों में परिवर्तन न करने के कारण लगाया गया। जो फुटबॉल के पाकिस्तान के अपने खुद के रूल्स थे उसको इन्होंने जो फीफा है फीफा के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं किए थे, इस कारण से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जबकि रूस पर देखा जाए तो यह प्रतिबंध यूक्रेन युद्ध के कारण लगाया गया, और कांगो पर यह प्रतिबंध जो कांगो फुटबॉल एसोसिएशन है उसके भीतर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कारण लगाया गया है। ठीक है, तो यहां पर तीनों पॉइंट मैंने बता दिया किन किन कारणों से इन तीनों देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तान के ऊपर क्यों लगाया गया, क्योंकि जो उनका खुद का जो फुटबॉल फेडरेशन है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ, उनके जो रूल्स है उन्होंने अपने रूल्स फीफा के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किए थे, इस वजह से फीफा ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान पर, रूस पर यूक्रेन युद्ध के कारण लगा दिया, और कांगो पर कांगो फुटबॉल जो एसोसिएशन है उसके अंतर्गत देखा जाए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के कारण कांगो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात कर लें। यहां पर देखें ज्ञातव्य है कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा। और ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी, जो फीफा विश्व कप 2026 है इसमें कुल 48 टीमें प्रतिभाग करेंगी। कितनी टीमें, 48 टीमें यहां पर प्रतिभाग करने वाली हैं। और ये पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, बीपीएससी का फेवरेट है। ठीक है, बीपीएससी के ऐसे क्वेश्चन फेवरेट है। 61 बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी जो देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं पॉइंट, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करें। माधव नेशनल पार्क होगा मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। अब ये एमपीपीसीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है, जो एमपीपीसीएस देते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से, ठीक है, पर्यावरण के सेक्शन से देखा जाए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बात करें यहां पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, जो एमपीपीसीएस जब आप दे रहे हैं तो वहां पर आपसे क्या पूछेगा, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, यूपीपीसीएस देंगे तो कैसे पूछेगा, यूपीपीसीएस से पूछेगा कि मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, यूपीएससी देंगे तो क्या पूछेगा, टाइगर रिजर्व से संबंधित जो कोर डाटा होता है वो ये नहीं पूछेगा 9वां कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया जाता है, उसकी जो संरचना होती है, संरचना या उसकी बॉडी से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेगा। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश में कितने हैं। उत्तर प्रदेश में
कुल कितने, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है ये आपको बताना है। आगे हम बात कर लें, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा टाइगर है। कितने टाइगर यहाँ पर हैं? 785 टाइगर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जो टाइगर जनगणना हुई थी, टाइगर गणना के अनुसार देखा जाए तो 785 टाइगर अकेले मध्य प्रदेश में है, और इसी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में ये 9वां टाइगर रिजर्व है। इससे पूर्व 8 कौन कौन से थे वो 8 जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में पहले से ही बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी, सतपुड़ा, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी, ये 8 टाइगर रिजर्व है। और ये आपके यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग वाले जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मिलान वाले, चाहे आप पेपर उठा के देखिए, 2021 यूपीपीसीएस, 2022 यूपीपीसीएस, 2023 यूपीपीसीएस, 2018 यूपीपीसीएस, आप पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार टाइगर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, मिलाने के लिए मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इस वजह से याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखिएगा, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी, सतपुड़ा, वीरांगना दुर्गावती और रातापानी, ये सब कहां अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और माधव नेशनल पार्क जो होगा वो अगला नेशनल पार्क होगा मध्य प्रदेश का, यानी कि 9वां नेशनल पार्क होगा। आगे हम बात कर ले, क्रिकेटर है मुशफिकुर रहीम। अब मुशफिकुर रहीम यहां पर आप देख सकते हैं, चेहरे से आप परिचित होंगे, मुशफिकुर रहीम। इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। स्टीव स्मिथ ने संन्यास लिया था, और स्टीव स्मिथ के बाद देखा जाए तो मुशफिकुर रहमान ने भी, मुशफिकुर रहीम जो है, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी। 5 मार्च 2025 को बांग्लादेश के दिग्गज विकेटकीपर और बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2006 में वनडे क्रिकेट में पदार्पण करने वाले मुशफिकुर रहीम जो है, ये बांग्लादेश की ओर से सबसे अधिक वनडे खेलने वाले खिलाड़ी, मतलब बांग्लादेश की ओर से देखा जाए, इन्होंने 2006 में पदार्पण किया था वनडे क्रिकेट में, और बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम अभी है, ठीक है। आगे हम बात कर ले, मुशफिकुर रहीम जो है, इन्होंने अपने वनडे करियर में 274 मैच खेले हैं। मुशफिकुर रहीम ने कितने मैच खेले? 274 मैच खेले, और बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा वनडे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी है। इस वजह से ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। इन्होंने 274 मैच खेले, जिसमें 7,795 रन बनाए थे, ठीक है, 7,795 रन बनाए। उनका जो सर्वोच्च स्कोर था वनडे का, वो 144 रन का स्कोर था। अब यहीं पर देखा जाए, इन्होंने कुल 9 शतक और 49 अर्धशतक भी बनाए थे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परीक्षा में क्या पूछ ले, इस वजह से इसको भी रखा गया है। आप ये जरूर याद रखिएगा कि जो मुशफिकुर रहीम है, ये किस देश के खिलाड़ी है, इन्होंने पदार्पण कब किया था, और बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड इनके नाम पे, इसी वजह से ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करें, उत्तर प्रदेश में तोप गोला परिसर का शिलान्यास किया गया। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा उत्तर प्रदेश में तोप गोला परिसर का शिलान्यास किया गया। कहां पर किया गया है, इससे संबंधित जो पॉइंट है वो जान लेते हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने 5 मार्च 2025 को डिफेंस कॉरिडोर साढ़ स्थित, जो डिफेंस कॉरिडोर साढ़ कानपुर के पास स्थित है, वहीं पर देखा जाए अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के प्लांट में लार्ज कैलिबर एम्यूनिशन परिसर का शिलान्यास किया। किसका? लार्ज कैलिबर एम्यूनिशन परिसर का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। और ये कहां पर? उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है, और जो डिफेंस कॉरिडोर है, डिफेंस कॉरिडोर के पास में इसका शिलान्यास किया गया है। आगे हम बात कर ले, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एग्जाम के लिए स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर जो होते हैं, वहां पर अचंत शरद कमल का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल का संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी है। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है अचंत शरद कमल ने चेन्नई में WTT स्टार कंटेंडर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी कि जो चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है WTT स्टार कंटेंडर, इसके बाद क्या होगा, जैसे ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो अचंत शरद कमल है, ये टेबल टेनिस से संन्यास ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए, जो ये टूर्नामेंट है, जिस टूर्नामेंट की यहां बात चल रही है, WTT स्टार कंटेंडर जो टूर्नामेंट है, ठीक है, ये टूर्नामेंट 25 से 30 मार्च तक चलेगा। 25 से 30 मार्च तक खेला जाएगा। कहां पर? चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में खेला जाएगा। आगे हम बात कर ले, रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके 42 वर्षीय शरद कमल वर्तमान में भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष सिंगल खिलाड़ी हैं, ठीक है। भारत में शीर्ष रैंक वाले पुरुष सिंगल खिलाड़ी कौन है टेबल टेनिस में? अचंत शरद कमल है। और आगे हम बात करें, शरद ने अपने 2 दशक के लंबे करियर में राष्ट्रमंडल खेलों के में 7 पदक जीते हैं। कितने? जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं वहां पर इन्होंने 7 पदक जीते हैं, जबकि एशियाई खेलों में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं, ठीक है।
धातु कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। आगे बात कर ले, उन्होंने पिछले साल पेरिस में अपना 5वां, ठीक है, और आखिरी ओलंपिक खेला था, यानी कि अब तक देखा जाए तो 5 ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं अचंत शरद कमल। और वही जो पेरिस ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक भी थे। ध्वजवाहक कौन थे? अचंत शरद कमल ही थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखें, शरद को अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इनको ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है, अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस वजह से इनका नाम आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आज की क्लास पर ही आधारित है ये प्रश्न, इनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 16वां जंबो मजूमदार इंटरनेशनल सेमिनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, आपके लिए आसानी होगी, हिंदी और इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं है। मैं भले ही ओरली बोलता इंग्लिश हिंदी में हूं, लेकिन सारी चीजें बाइलिंगुअल है। ठीक है, पीडीएफ भी आपको बाइलिंगुअल मिलती है, टेस्ट भी आपको बाइलिंगुअल ही मिलता है, कंटेंट भी हमारा बाइलिंगुअल ही है। यह सेमिनार इवॉल्विंग डायनेमिक्स ऑफ एरोस्पेस पावर विषय पर आधारित था। दूसरा है, इसका आयोजन भारतीय सेना के सहयोग से किया गया था। भारतीय सेना के द्वारा इसका सहयोग, मतलब भारतीय सेना के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था, ये आपको बताना है। कौन सा विकल्प चुने? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? साहित्य उत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इंडिया गेट नई दिल्ली, रविंद्र भवन नई दिल्ली, विज्ञान भवन नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक आर्थिक अनुदान दिया जाता है? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अयोध्या यात्रा ऐप को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? किस संस्था के द्वारा अयोध्या यात्रा ऐप विकसित किया गया? अयोध्या विकास प्राधिकरण और वन प्ले ग्रुप, उत्तर प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, इसरो और संस्कृति मंत्रालय या गूगल इंडिया और भारत सरकार? किसके द्वारा विकसित किया गया है अयोध्या यात्रा ऐप? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम प्रश्न है, वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी परियोजना के लिए कुल कितने रुपए का बजट आवंटित किया गया है? 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए? तो यहां पर ये टोटल 5 क्वेश्चन है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं आपको चलते चलते बता दूं कि आप मार्च महीना स्टार्ट हो चुका है और मार्च महीने का जो हमारा पैकेज है, जिस पैकेज को आप ज्वाइन करते हैं, तो आप हमारे ऐप पर, जैसे मैंने आपको फरवरी को ज्वाइन करने का बताया था, सेम वैसे ही आप मार्च महीने का पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या क्या चीजें मिल जाएगी मैं आपको फिर से बता देता हूं। डेली आपको 7:30 PM पर, यानी कि 7:30 PM पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है। जैसे वीडियो लेक्चर अपलोड होता है तो यहां पर देखा जाए जो क्लास पीडीएफ होती है, ठीक है, क्लास पीडीएफ ऐप पर अपलोड हो जाती है। यहीं पर आपको डेली 10 MCQ प्रश्न डेली जो पढ़ाया जाता है, उसी पर 10 MCQ प्रश्न जो आपके परीक्षा ओरिएंटेड और एकदम एग्जैक्ट, जैसे आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है सेम वैसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर लगाए जाते हैं ऐप पर। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए आपको प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ के लिए कम्युनिटी की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ के लिए आपको कम्युनिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप हमारा जब पैकेज ज्वाइन करेंगे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, आप इनवॉइस भेजेंगे तो हमारी संस्था आपको व्हाट्सएप का लिंक भेज देगी, उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहां पर आपको डेली प्रिंटेबल पीडीएफ तो मिलती ही है। ठीक है, डेली पीडीएफ आपको मिलती है प्रिंटेबल। और महीने के एंड में जब मार्च महीना समाप्त होगा, तो मार्च समाप्त होने के बाद प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ जो 45 से 50 पेज की पीडीएफ होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और ये सारी चीजें आपको मात्र प्रोवाइड की जा रही हैं 25 रुपए में। ठीक है, और 25 रुपए भी आपको पे नहीं करना है, ऑफर चल रहा है, तो इस वजह से ऑफर में आपको ये मिल जाएगा 18.75 पैसे में, 18 रुपए 75 पैसे में आप ये पूरे महीने का पैकेज परचेज कर सकते हैं। और इसकी वैधता कितनी है मैं आपको वैधता भी बता दूं। आप ये मत सोचिएगा कि 1 महीने का है तो महीना खत्म, वैधता खत्म। इसकी वैधता है 1 साल। ठीक है, 1 साल तक वैलिड है। और 1 साल तक वैलिड रहने का फायदा ये है, खुद जब आप खुद को इसमें एनरोल कर रखेंगे तो आपको करंट अफेयर की जो चीजें होती है ना, जैसे कहीं बीच में कोई पीडीएफ बीच में मिस हो गया, कम से कम आप ऐप पर जब एनरोल रहेंगे, 1 साल की वैधता रहेगी, तो जिस दिन का चाहे उस दिन का पीडीएफ एग्जाम के पहले कहीं भी खड़े होकर मोबाइल से रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये थी जानकारी। और इसी जानकारी के साथ जो मैं आपको प्रश्न पूछा है मैंने आपसे, उन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।